जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम उन लोगों को पैसे दे रहे हों जो हमारे ही महासागरों को खाली कर रहे हैं? सुनने में कितना अजीब लगता है ना? पर असल में यही हो रहा है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक ग्लोबल अग्रीमेंट को समझने जा रहे हैं जो इस खतरनाक सिलसिले को खत्म करने का वादा करता है। ये सवाल सीधा मुद्दे की जड़ तक जाता है। क्या वाकई हम अपनी ही समुद्री दौलत को खत्म करने के लिए पैसे दे रहे हैं? और इसका जवाब बदकिस्मती से हाँ है। और ये सब हो रहा है सरकारों की दी हुई हानिकारक सब्सिडीज की वजह से। ये चार्ट देखिए। ये समस्या कितनी बड़ी है साफ नजर आता है। दुनिया भर में मछली पकड़ने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी का आधे से भी ज्यादा, मतलब 58%, सिर्फ 5 बड़े प्लेयर्स से आता है: चीन, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान। इसका मतलब यह है कि समस्या की जड़ कुछ ही जगहों पर बहुत गहरी है। तो इस बड़ी समस्या से दुनिया निपट कैसे रही है? यहीं पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का ऐतिहासिक फिशरीज अग्रीमेंट सामने आता है। ये सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं है, ये WTO का पहला ऐसा अग्रीमेंट है जो हमारे प्लैनेट की सेहत को सबसे ऊपर रखता है। तो ये समझौता आखिर है क्या? इसे आसान भाषा में समझें तो ये महासागरों के लिए एक नई रूल बुक है। पहली बार दुनिया के देश कानूनी तौर पर उन सरकारी पैसों पर रोक लगाने के लिए राजी हुए हैं जो ओवरफिशिंग यानी जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ने को बढ़ावा देते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। इस समझौते तक पहुंचने का सफर भी काफी लंबा रहा है। इसे 2022 में अपनाया गया था और उम्मीद है कि ये 15 सितंबर 2025 तक लागू हो जाएगा। और ये सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14.6 से जुड़ा है, जिसका मकसद ही हमारे महासागरों को बचाने के लिए हानिकारक सब्सिडीज को खत्म करना है। तो अब सवाल ये है कि ये समझौता असल में किन चीजों पर रोक लगाता है? ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली प्रैक्टिसेस को टारगेट करता है। चलिए देखते हैं कि अब कौन कौन सी सब्सिडीज गैर कानूनी मानी जाएंगी। सबसे पहले IUU फिशिंग के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पर बैन। अब ये IUU क्या है? इसका मतलब है इल्लीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड, मतलब अवैध, जिसकी कोई जानकारी ना दी गई हो और जो बिना किसी नियम कानून के हो। इसे एक तरह से समंदर में होने वाली डकैती समझिए, जहां नियमों की कोई परवाह नहीं की जाती। इसके बाद आता है खुला समुद्र यानी हाई सीज। ये हमारे प्लैनेट का वो विशाल समुद्री हिस्सा है जो किसी एक देश के कंट्रोल में नहीं आता। ये एक तरह का वाइल्ड वेस्ट है जहां नियमों की कमी के चलते अक्सर मछलियों का अंधाधुंध शिकार होता है। तो अगर इसे सिंपल करें तो ये समझौता 3 मुख्य चीजों पर रोक लगाता है। नंबर 1, अवैध मछली पकड़ने के लिए कोई सरकारी पैसा नहीं। नंबर 2, उन मछलियों को पकड़ने के लिए कोई सब्सिडी नहीं जिनकी आबादी पहले से ही खतरे में है। और नंबर 3, खुले समुद्र में बिना किसी नियम के मछली पकड़ने के लिए कोई मदद नहीं। ये 3 नियम गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ है। दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक भारत ने अब तक इस समझौते पर साइन नहीं किया है। सवाल उठता है, क्यों? इसका जवाब हमें निष्पक्षता और ऐतिहासिक जिम्मेदारी की एक बहुत गहरी बहस में ले जाता है। देखिए, भारत का कहना है कि उसकी कहानी उन बड़े देशों से बिल्कुल अलग है। वो स्केल पर सब्सिडी नहीं देता। भारत में मछली पकड़ना सिर्फ एक बड़ा इंडस्ट्रियल बिजनेस नहीं है, बल्कि ये लाखों छोटे पारंपरिक मछुआरों की जिंदगी और रोजी रोटी का सवाल है। और यहीं पर 2 अलग-अलग सोच का टकराव होता है। समझौता कहता है सबको मिलकर सब्सिडी कम करनी चाहिए, लेकिन भारत कहता है 1 मिनट रुकिए, यहां पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल लागू होना चाहिए। मतलब जिसने ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, उसे ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। भारत की चिंताएं बिल्कुल साफ हैं, अपने छोटे मछुआरों को बचाना। भारत ने यह भी प्रस्ताव दिया कि जो बड़े देश अपने विशाल जहाजों से दुनिया भर के समंदरों में मछली पकड़ते हैं, उन्हें अगले 25 साल तक कोई सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। भारत का मानना है कि मौजूदा समझौता इस बात को नजरअंदाज करता है कि यह समस्या शुरू किसने की। भारत की चिंताएं अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन चलिए अब वापस इस समझौते पर आते हैं और देखते हैं कि जिन देशों ने इस पर साइन किया है, उनके लिए ये कैसे काम करेगा। आखिरकार इसे दुनिया भर में एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। देखिए, सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं होता, उन्हें लागू करने में मदद करना भी जरूरी है। और इसी के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है, WTO फिश फंड।
ये एक ऐसा फंड है जिसमें अमीर देश अपनी इच्छा से पैसा डालते हैं ताकि विकासशील देशों को इन नए नियमों को अपनाने के लिए जरूरी टेक्निकल मदद और ट्रेनिंग मिल सके। और यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी का एक और उदाहरण है, 2 साल। विकासशील देशों को इन बड़े बदलावों के लिए तैयार होने और अपनी पॉलिसीज को एडजस्ट करने के लिए 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड दिया गया है। ये इसलिए ताकि कोई भी देश इस रेस में पीछे ना रह जाए। तो इन सब कोशिशों का अंतिम लक्ष्य क्या है? एक स्वस्थ महासागर। इसका मतलब है कि मछलियों की आबादी फिर से बढ़े, फिशिंग एक्टिविटीज की बेहतर निगरानी हो और सबसे जरूरी बात, उन करोड़ों लोगों की फूड सिक्योरिटी और आजीविका की रक्षा हो जो समंदर पर निर्भर करते हैं। अंत में ये पूरा समझौता एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार विषय पर टिका है। हमारे महासागरों, हमारे मत्स्य पालन और हमारे साझा भविष्य की बेहतर सुरक्षा के लिए एक साझा प्रयास। यह इस बात को मानना है कि हम सब इसमें एक साथ हैं। और यहीं पर हम आज इस बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। हम ग्लोबल लक्ष्यों और लोकल जिंदगियों के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? क्या हम अपने महासागरों को बचाने के साथ साथ उन छोटे मछुआरों की भी रक्षा कर सकते हैं जिनकी जिंदगी ही इन पर टिकी है? यही इस समझौते की और हमारे आने वाले कल की सबसे बड़ी चुनौती है।